वेलकम दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल जिसका नाम है ग्रोविंग एजुकेशन। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के पेपर के बारे में कि पेपर के आंसर की क्या है और पेपर के क्वेश्चंस के सभी के बारी बारी से आंसरों की हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें आपको पिछले वीडियो में जीएस के आंसर मिल चुके होंगे और इस सेशन में आपको हिंदी के सारे आंसर मिल जाने हैं। और आपको पता है बेटा, सेट आपके 4 बने थे ABCD, जिसमें कि हमने पेपर जो सेट उठा रखा है, हमने सेट सी उठा रखा है और ABD, और ये आपके जो 3 सेट हैं इनमें आपके क्वेश्चन के क्रम अलग अलग हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF का लिंक डाल दिया है जिसमें हमने सभी के आंसर्स आपको वहां पे बता रखे हैं। आप वहां से आंसर जाकर चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। और यदि आप क्वेश्चन का एनालिसिस करना चाहते हैं तो बारी बारी से हम क्रम से क्वेश्चंस को समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी का जो क्वेश्चन नंबर 26 है, ये जो आपका दे रखा है, इसमें आपका सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना था और विशेषण के भेदों के आधार पर मिलान करना था। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि विशेषण क्या है। बच्चे, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वे आपके विशेषण कहलाते हैं। विशेषण निम्न 4 प्रकार की होती है। कौन सी? गुणवाचक विशेषण, इसके बाद कौन सी होती है? संख्यावाचक विशेषण, इसके बाद होती है आपकी कौन सी? परिमाणवाचक विशेषण, और इसके बाद सार्वनामिक विशेषण। यानी कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। सबसे पहला आपका कौन सा होता है? गुणवाचक, इसके बाद कौन सी होती है? संख्यावाचक, इसके बाद होती है आपकी परिमाणवाचक, और सबसे अंत में आपकी होती है सार्वनामिक विशेषण। थोड़ी सी डिफिनेशन को यदि समझना चाहें तो हम कह सकते हैं जो किसी पदार्थ की गुण, दोष, दशा, आकार, आकृति की चर्चा करें वो गुणवाचक विशेषण होती है। संख्यावाची की बात करें जो किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या बतलाए वो आपकी संख्यावाचक विशेषण होती है। परिमाण का मतलब ही बच्चों क्या होता है? मात्रा, और मात्रा को जो मापते हैं, मात्रा की क्या करते हैं? माप तौल करते हैं। तो इस प्रकार से कोई शब्द निकल के आता है तो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। सार्वनामिक विशेषण का मतलब क्या होता है कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी पदार्थ की क्या बताए, जो किसी पदार्थ की क्या बताए? विशेषता बतलाए, वे आपकी कौन सी विशेषण कहलाती? सार्वनामिक विशेषण। जैसे कि मैं लिख दूं कि यह वही लड़का है जो कल बाजार में मेरा पर्स लेके भागा था, तो ये वही लड़का है। तो ये शब्द आपका वैसे तो क्या है? सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर किस तरह प्रयोग हो रहा है? सार्वनामिक विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक वाचक। अच्छा, संख्यावाचक में आपकी 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची में जैसे बोल दिया कि मुझे 100 रुपए दे दीजिए, 100 रुपए, है ना, या 500 लोग वहां पे इकट्ठा थे, है ना, या फिर आपसे बोल दिया क्या कि मुझे 1000 रुपए दे दीजिए, मतलब कि निश्चित संख्या आ जाएगी। अनिश्चित संख्या का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसी संख्या जो आप गिन सके लेकिन क्या हो, संख्या अनिश्चित हो। जैसे कि मैंने बोल दिया कि वहां भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई, है ना, या बोल दिया कि जब मैंने पार्टी का आयोजन किया तो वहां बहुत कम मात्रा में लोग उपस्थित हुए, तो कम मात्रा, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिनको हम काउंट कर सके तो वो हो जाती है वही निश्चित संख्यावाची, और जिनको हम काउंट ना कर सके वो हो जाती है अनिश्चित संख्यावाची। परिमाण में ध्यान रखना है, परिमाण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक का मतलब क्या हुआ? जिसमें निश्चित मात्रा की बोध कराए, और निश्चित परिमाणवाचक में जिसमें अनिश्चित मात्रा की बोध कराए। जैसे कि इसमें क्या बोल देगा? जैसे इसमें बोल देगा आपका क्या, 5 किलो गेहूं, है ना, 2 किलो तेल, या 2 लीटर पानी, आपसे बोल दिया जाए 1 मीटर कपड़ा, है ना। तो ये क्या है? निश्चित पदार्थ की बोध करा रहा है, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक बन गया। अनिश्चित परिमाणवाचक की बात करें तो निश्चित परिमाणवाचक को हम लोग यहाँ देख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि मुझे थोड़ा दूध दे दीजिए, तो थोड़ा दूध मात्रा है लेकिन कितनी है? थोड़ी है। कैसी है? अनिश्चित मात्रा। तो अनिश्चित परिमाणवाचक ही आपका बन जाना है ना। इसी प्रकार से सार्वनामिक तो हमने आपको बता ही दिया है। तो क्वेश्चन को जरा यदि हम समझना चाहें, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर, तो उसने पहले लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है? ताजा फल। तो ताजा क्या बता रहा है? फलों की विशेषता है कि फल कैसे बेटा? ताजे हैं, तो ताजे बन गया विशेषण, जिसकी विशेषता, जो विशेषता बतलाए, और जिनकी विशेषता बतलाए, किसकी विशेषता बतलाई जा रही है प्रश्न में? फल की। तो फल आपका क्या बन जाता है? विशेषण। यानी विशेष क्या? जिनकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष है, और जो विशेषता बतलाए वो आपका विशेषण है।
तो ताजा फल किस प्रकार की विशेषण है, ये फल के गुणों की चर्चा कर रहा है, तो ताजा विशेषण कौन सा हो जाएगा, ताजा हो जाएगा गुण। इसके बाद में दे रखा है 2 किलो अंगूर, है ना, 2 किलो अंगूर। अब देखो क्या दे रखी है, आपको संख्या दे रखी है, आप इनको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो निश्चित संख्यावाची में चला जाएगा। इसके बाद आपका दे रखा है छोटी साड़ी, है ना, जैसे क्या दे रखा है, छोटी साड़ी। अब ये किसकी बात कर रहा है, माप तौल की बात कर रहा है ना। माप तौल की यदि बात करें, थोड़ी छोटी साड़ी लिखा था, थोड़ी छोटी साड़ी। अब माप तौल की बात करें, अभी मैंने दिखाया आपको ना कि जैसे मैंने बोला था थोड़ा सा दूध दे दीजिए, कम मात्रा में दूध दे दीजिए, तो ये थोड़ी छोटी साड़ी कैसी हो जाएगी, आपकी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। इसके बाद मेरी किताब किसने ली, तो मेरी, मेरी शब्द वैसे तो क्या सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे विशेषण की तरह प्रयुक्त हो रहा है, तो क्या बन जाएगा, सार्वनामिक विशेषण बन जाएगा। इस प्रकार से ताजे फल का क्या हो जाएगा आंसर, गुणवाचक विशेषण। 2 किलो अंगूर का क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। थोड़ी छोटी साड़ी का क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। और मेरी किताब आपकी बन जाएगी सार्वनामिक विशेषण। तो 26 का कूट जो होगा, सेकंड नंबर कूट सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में आपका क्या कह रहा है, आपको बात कर रहा है संज्ञा के भेदों के आधार पर। देखो क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छे पूछे जा रहे हैं, आपको ऊपर ऊपर नहीं, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आपको अंदर पता होगा, तभी आप क्वेश्चंस को निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर संज्ञा के भेदों की बात करें, बहुत सरल है, आपको पता है, बचपन से पढ़ते हैं। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, अर्थात इस प्राणी जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, है ना, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी स्थान है, तो उन सभी को कुछ ना कुछ नाम दे रखे हैं। यदि नाम नहीं है तो हमने उनके नाम क्या कर लिए, हमने उनके नाम रख लिए। तो इस प्रकार ये सब सारे शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा के बिना हम कह सकते हैं किसी भी वाक्य की जो है संरचना हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो संज्ञा के भेद की यदि बात करें तो आपको पता होना चाहिए संज्ञा के बेटा कितने भेद होते हैं, आपके 5 भेद होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका भेद कौन सा होता है, व्यक्तिवाचक। फिर कौन सा होता है, जातिवाचक। फिर कौन सा होता है, फिर आपका हो गया समूहवाचक। फिर आपका हो गया पदार्थवाचक, और फिर हो गया आपका भाववाचक। ये संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उदाहरण में विशेषण के कितने भेद पढ़े थे, विशेषण के 4 भेद पढ़े थे। अगर सर्वनाम के भेदों की बात करें तो सर्वनाम के भेद याद रखना बेटा कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद आपके 6 होते हैं, और विशेषण के भेद कितने हो गए, 4। और संज्ञा के भेद की यदि हम बात करें तो भेद कितने निकल के आ गए, 5। ये आपको याद रखना है। व्यक्तिवाचक विशेषण की परिभाषा जाने तो हम कह सकते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष की बात करे, है ना, किसी एक व्यक्ति की बात करें, एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष वस्तु, एक विशेष स्थान के नाम को जो है हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, जैसे कि राम, मोहन, सीता, अंजू, है ना, नदी के नाम जैसे बोल दिया गंगा, यमुना, सरस्वती। दिनों के नाम रविवार, सोमवार, मंगलवार। जैसे स्थानों के नाम हमने बोल दिए इलाहाबाद, है ना, कानपुर, लखनऊ। हमने पुस्तकों के नाम बोल दिए, रामायण, महाभारत। हमने अखबारों के नाम बोल दिए, नव भारत टाइम, दैनिक जागरण, आज, अमर उजाला। तो व्यक्ति विशेष जब आ जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक विशेषण क्या होती है, जातिवाचक हम कह सकते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु की समस्त जाति का बोध कराए। एक छोटा सा उदाहरण देंगे, जैसे कि मैंने लिख दिया कि मेरा घर क्या लिख दिया कि गंगा नदी के किनारे है ना। तो अब देखो गंगा एक प्रकार की नदी है जो कि एक विशेष नदी है ना, इस नाम की कोई दूसरी नदी तो है नहीं, तो ये हो गई व्यक्तिवाचक। लेकिन केवल हम लिख देते हैं कि मेरा घर नदी के किनारे है, तो नदी आपके समस्त जाति का बोध करा रही, कोई भी नदी हो सकती है ना, यहाँ पर कोई कंफर्म नहीं कौन सी नदी है। ठीक है, तो ये चली गई जातिवाचक। जैसे कि बोल दिया जाए लड़का, है ना, जैसे बोल दिया जाए लड़की, तो ये आपके किस में चली जाएंगी। जैसे बोला जाए कक्षा में एक लड़का मौजूद है जो बहुत शोर मचा रहा है, अब किस लड़के की बात की जा रही है आपको नहीं पता, कोई भी लड़का हो सकता है, तो समस्त जाति। लेकिन मैं बोल देता कक्षा में मोहन बहुत शोर मचा रहा है, तो मोहन नाम आ गया, और व्यक्ति विशेष हो गया तो फिर वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद समूहवाचक की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो संज्ञा के वे शब्द जो समूह का बोध कराए, जैसे कि बेटा क्या बोल दिया जाए, भीड़ बोल दिया जाए, दल बोल दिया जाए, गुच्छा बोल दिया जाए, है ना, इस प्रकार के जो शब्द आ जाते हैं वे आपके समूह हो जाते हैं। पदार्थवाचक अभी मैंने बताया, तो जो पदार्थ यानी कि इसी को परिमाणवाचक भी बोल सकते हैं, जो पदार्थ की मात्रा की बात करें, माप तौल वाली, जैसे कि बोल दिया जाए चीनी, आटा, तेल, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, है ना, इनको आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौला जा सकता है। भाव की बात करें तो भाव हम कह सकते हैं कि जो किसी के भाव को दर्शाए, है ना, जैसे कि भलाई, बुराई, लंबाई, चौड़ाई, है ना,
ये बेटा सभी क्या हो जाएगा भाव, जैसे कि बोल दिया जाए शत्रुता, मित्रता, है ना, जैसे कि हमने बोल दिया जाए बुढ़ापा, है ना, ये सभी भाव है। भाव का मतलब क्या होता है बच्चे, फीलिंग्स, और फीलिंग्स को केवल हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ना इनको छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत पेपर आपका सरल था, कुछ नहीं था हिंदी में, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता थी। तो ये चीज तो आपको समझ ही आ गई होगी। हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो सभी को क्या कर लो, अलग अलग करके लिख लो। जैसे कि तुम्हारा ऐरावत लिखा हुआ है, तो बच्चों ऐरावत कौन सी संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक हो जाएगी ना, क्योंकि एक विशेष हाथी है इस नाम का, कोई दूसरा हाथी तो है नहीं, तो ऐरावत व्यक्तिवाचक में चला गया। अब हाथी किस में चला जाएगा, अभी मैंने बताया क्या, जाति में। हाथी कौन सा हाथी, ये तो उसने कहा नहीं, केवल हाथी यदि पूछोगे तो हाथी जातिवाचक में चला गया। फिर तीसरा दे रखा पहाड़, पहाड़ और ऊंचाई, तो पहाड़ भी किस में जाएगा बच्चे, जातिवाचक में जाएगा। अगर वहां पे लिख देता क्या, वहां पे लिख देता अरावली की पहाड़ियां, है ना, या हिमालय पर्वत लिख देता, विंध्याचल पर्वत लिख देता, नाम दे देता, व्यक्ति विशेष तो व्यक्तिवाचक। केवल पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है हमको नहीं पता, तो जातिवाचक में। इसके बाद आपका दे रखा है ऊंचाई। अभी देखो मैंने बताया भलाई, लंबाई, सतुता, मित्रता, ऊंचाई, तो ऊंचाई एक प्रकार का क्या बता रहा है, भाव बता रहा है। और जब भाव बताएगा तो फिर वो क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, फिर दे रखा है कुंतल। अब कुंतल बेटा यहाँ परेशान हो ना, नाम है किसी का, ठीक है, कुंतल का बुढ़ापा, तो कुंतल व्यक्ति विशेष है, व्यक्तिवाचक, और बुढ़ापा अभी मैंने बताया ना, देखो लिख भी रखा है बुढ़ापा, तो फिर किस में चला जाएगा, भाववाचक में। ठीक है, इसके बाद चतुराई, अब देखो चतुराई भी इसी में जाएगा, है ना। इसके बाद खरगोश क्या हो जाएगा, जातिवाचक। तो ये मैंने लिख दिए हैं, कौन व्यक्तिवाचक में जाएगा, कौन जातिवाचक में जाएगा। इस आधार पर यदि आप आंसर को मैच कराएंगे 27 नंबर, तो ए का हो जाएगा व्यक्तिवाचक जातिवाचक, बी का आपका हो जाएगा भाववाचक जातिवाचक, सी का हो जाएगा व्यक्तिवाचक भाववाचक, और डी का हो जाएगा आपका जातिवाचक भाववाचक। ठीक है, तो 27 का यदि कूट यदि हम देखें तो चौथे नंबर कूट आपका इसका सही होने वाला है बच्चों। ठीक है, और यदि इसको बहुत विस्तार से पढ़ना है और डीप से आपको पढ़ना है तो बहुत जल्द हम आपके लिए हिंदी का एक अलग से वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज हम आपको हिंदी का डिस्कस कराएंगे। जो आपका भी 2019 आपका वीडियो का भी एग्जाम होने वाला है, और इसके अलावा और भी कई एग्जाम आगामी परीक्षाएं आपके नोटिफिकेशन आने वाले, जैसे यूपी कांस्टेबल, जिसमें हिंदी का बहुत अहम रोल होता है। तो बच्चों हिंदी में तो बिल्कुल टेंशन की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने क्या बोला कि हिंदी में आपको मैं आउट ऑफ नंबर दिलाऊंगा, बस आप जो है थोड़ा सा अपना सपोर्ट रखिए, है ना, आप थोड़ा सा अपना सहयोग करिए, ताकि हम आपको लिए इसी प्रकार से मेहनत करके वीडियो लाते रहें। और आप क्या करना है, आपको वही करना है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, और जिन बच्चों के पास नहीं पहुंचा है तो उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्लियर हो गया 27 नंबर का। इसके बाद बढ़ते हैं 28 की ओर। कहता है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं। बेटा ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझको थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि कान की बात करें तो कान आपका कैसा है, तद्भव शब्द है ना। तद्भव शब्द जो हिंदी भाषा से जो का तो ले लिए गए तद्भव कहलाते हैं, और तत्सम जो संस्कृत भाषा से लिए गए, हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत से लिए गए वो तत्सम। तो कान हो गया तद्भव, कर्ण इसका हो गया तत्सम, आन तुम्हारा हो गया क्या, तद्भव हो गया, और गौरव सम्मान इस प्रकार से इसका तत्सम हो गया। राय हो गया क्या, तद्भव, और राजा हो गया तत्सम, और वत्स, वत्स आपका तत्सम होता है, और बच्चा आपका क्या होता है, बच्चा आपका तद्भव होता है। तो इस प्रकार से कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है, अर्थात तद्भव शब्द छांटना है। अब बेटा इसमें तद्भव की बात करें तो थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। कान भी तुम्हारा तद्भव है ना, तुम्हारा जो है राय भी तद्भव है, तो इसी आधार पर क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है। क्वेश्चन को ये पूछना चाहिए निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द नहीं है, तो फिर इसका चौथा हो जाता वत्स। लेकिन इस आधार पर आयोग क्या सही करता है इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, हालांकि मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद दोस्तों 29 से 31 तक एक पैराग्राफ दे रखा है, उस पैराग्राफ के आधार पर 3 या 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। आपने कर लिया होगा, बहुत सरल पैराग्राफ था, एक गद्यांश था, उसको पढ़कर आंसर आपको टिक करने थे। पहला दे रखा था लेखक को एक विषय के रूप में क्या पढ़ाया जाता था, तो आप जब इसको थोड़ा सा रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें ऑप्शन हो जाएगा 3 ड्राइंग। तीसरा नंबर लेखक को किस बात का बड़ा मलाल है, तो इसका चौथा नंबर सही हो जाएगा। संगीत की अपनी प्रवृत्ति को विकसित न कर पाने का उसको क्या है, मलाल है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन जीवन में अभाव की
पूर्ति क्या बनाकर कर दी, तो जीवन या भाव की पूर्ति व्यक्ति को कवि बनाकर कर दी, यानी कि 31 का बेटा कौन सा सही हो जाएगा, चौथा नंबर सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। इसके बाद कहता है उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। बेटा अगर हम बात करें चिट्ठियों में देखो एक अंडरलाइन दे रखी है ना, एक रेखांकित लाइन दे रखी है। इंग्लिश में तो हम इसको क्या बोलते हैं, अंडरलाइन बोलते हैं, लेकिन यदि हम हिंदी भाषा में विराम चिन्ह में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बेटा पाद चिन्ह बोलते हैं। कुल कितने विराम चिन्ह होते हैं आपके, 20 विराम चिन्ह होते हैं, है ना। और कामतानाथ जी द्वारा इन विराम चिन्हों का वर्णन किया गया है। इसका भी एक अलग से हम वीडियो डालेंगे जिसमें आपके टोटल 20 विराम चिन्हों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो क्वेश्चन केवल इतना था, चिट्ठियों का कह रहा था, चिट्ठियां हैं, चिट्ठियां का वचन बदलना था, तो चिट्ठियों का वचन, चिट्ठी का वचन बदलना था, तो चिट्ठी का क्या हो जाएगा, चिट्ठी, चिट्ठी आपका एक वचन हो जाएगा, और इसका यदि आप बहुवचन में बनाओगे तो आपका वही क्या बन जाएगा, चिट्ठियां। ठीक है, ये आपका एक वचन बहुवचन का सरल सा था जो आपने आसानी से कर लिया होगा। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 33 नंबर कहता है कि उसे मुझसे पता नहीं कैसी चिढ़ है, हर बार मुझे फिल इन द ब्लैंक्स था परेशान करने में सुख पाता है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी थी, उपयुक्त निपात भरना था। तो निपात की थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे। निपात बेटा क्या है, एक प्रकार का अव्यय होता है ना। और अव्यय निपात की यदि परिभाषा पूछे तो हम कह सकते हैं, वैसे तो इन शब्दों का कोई महत्व नहीं होता है ना, वैसे तो इन शब्दों का कोई महत्व नहीं होता है, ये ऐसे अगर रखे होंगे तो इनका अलग से कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन यदि किसी वाक्य के साथ जुड़ जाते हैं तो उस वाक्य में क्या देते हैं, उस वाक्य में बल प्रदान करते हैं, उस वाक्य के महत्व को बढ़ा देते हैं, वे आपके क्या कहलाते हैं, निपात शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हमने बोला ही, है ना, हमने बोला तो जैसे ही लिखा है, तो बेटा ऐसे इसका मुक्त अवस्था में इसका कोई अर्थ नहीं है ना। लेकिन जब किसी वाक्य के साथ प्रयोग हो जाएगा तो वाक्य में क्या कर देगा, वाक्य के अर्थ में प्रबलता ला देगा, मजबूती प्रदान करेगा। जैसे कि बोला जाए कि तुमको ये काम करना होगा, है ना, तो सिंपल सा है, साधारण सा वाक्य, लग रहा है कि तुमको काम करना होगा, लेकिन क्या देता, तुमको ही ये काम करना होगा, तो हमने क्या कर दिया, प्रबलता ला दी ना, उसमें बल दे दिया कि आप कोई और नहीं कर सकता, आप ही करेंगे। तो इस प्रकार से ये होता है। और तो क्वेश्चन की बात करें, मुझसे पता नहीं कैसी चिढ़, हर बार मुझे ही परेशान करने में सुख पाता है, तो ही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 33 का तीसरा नंबर सही हो जाएगा। तो निपात की परिभाषा समझ में आ गई हुई ना, कि स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु किसी वाक्य के साथ प्रयोग होते हैं तो ये जो है वाक्य में क्या कर देते हैं, वाक्य में मजबूती प्रदान कर देते हैं। ठीक है, ये चारों ही निपात आपके थे, लेकिन इसमें सही जो भरना था 33 का मोस्ट अप्रोप्रिएट होता तीसरा ही। 34 नंबर देखते हैं, तो कहता मैं कल रेलगाड़ी से जयपुर जा रही हूँ, और इसमें कह रहा था कारक छांटिए। कारक की बात करें तो आपको पता है कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदानको के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध, है ना, काकीरे, रारीरे, फिर इसके बाद क्या होता है, अधिकरण में पर, संबोधन, हे, वरे, इस प्रकार से 8 होते हैं। और इसमें कहता है कि रेलगाड़ी से जयपुर, अब देखो से दे रखा है, से बेटा 2 जगह प्रयोग होता है, आपको पता है, से आपका क्या होता है, 2 जगह प्रयोग होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखना, क्वेश्चन अच्छा है। से की बात करें तो से विभक्ति 2 जगह प्रयोग होती है। पहली विभक्ति कहाँ पर प्रयोग होती है, पहले कर्ता ने, कर्म को, करण, करण कारक में भी से विभक्ति का प्रयोग होता है, और अपादान कारक में भी से विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन अपादान में किस तरह से प्रयोग होता है, अलग होने का सेंस जब होगा तब जो है से लगेगा, तो किसके लिए लगेगा, अपादान के लिए। ठीक है, और यहाँ पर से लगेगा, जैसे कि मैं लिख दूं क्या, कि राम ने डंडे से मुझे मारा, डंडे से मुझे मारा, है ना, तो डंडे के द्वारा, ये डंडे के साथ मुझे मारा, यहाँ पर जो से आया तो वो आपका हो गया करण। लेकिन यहाँ पर लिख देता क्या, जैसे लिख देता कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब देखो क्या हो रहा है बच्चे, थोड़ा सा अलग होने का सेंस आ रहा है ना, वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, और जब अलग होने का सेंस आता है तो फिर कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन की बात करता है, रेलगाड़ी से जयपुर जा रही है ना, तो जयपुर से आपकी अलग तो हो नहीं रही है, रेलगाड़ी से जयपुर जा रही है, लेकिन उसने ये तो नहीं बोला कि कहां से जा रही है। लेकिन जैसे लिख देता क्या कि वह मुंबई से जयपुर जा रही है
जब मुंबई से यदि जयपुर जा रही होती तो क्या होता, मुंबई से अलग हो रही थी, और जब अलग हो रही होती तो फिर क्या हो जाता, अपादान। लेकिन वहां कह रहा है रेलगाड़ी से जयपुर जा रही, अलग होने का भेद यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, तो फिर इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा करण। ठीक है, करण आपका जो है कारक हो जाना है, तो यानी कि 34 का कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो दिया हुआ है 35 नंबर, वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है। सबसे पहला दिया है पदबंध, पद, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। इसमें थोड़ा थोड़ा देख लो। पद की बात करें तो हम कह सकते हैं कि वाक्य में जैसे तो मान लो कोई शब्द होता है नॉर्मल, यदि मुक्त रूप में होता है तो कोई शब्द कहलाता है, लेकिन वाक्य में कोई शब्द प्रयोग किया जाए तो फिर वो पद बन जाता है। जैसे कि वृक्ष, वृक्ष ऐसे मैं लिख दूं तो वृक्ष एक प्रकार का क्या है बच्चे, शब्द है। लेकिन जब ये वाक्य में प्रयोग हो गया ना, ये इस पूरे वाक्य में प्रयोग हो गया, तो अब बेटा ये क्या बन गया, अब ये तुम्हारा बन गया पद। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक पदों को मिलाने पर किसका निर्माण होता है, एक वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपका पद बन गया। इसके बाद कहता है पदबंध क्या कहलाता है। तो बेटा अगर आप इसको सेपरेट देखें तो एक पद हो गया, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, लेकिन दो या दो से अधिक पदों को जब मिला दे तो वाक्य तो बनता है, इसका दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, पदबंध बनता है। दो या दो से अधिक पदों को मिलाने पर क्या बन जाता है, ये पूरा कहलाएगा पदबंध। लेकिन किसी एक प्रॉपर आप शब्द को उठा लेंगे तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पद। ठीक है, अंतर समझ पा रहे होंगे। सार्थक शब्द आपको पता है, जिन शब्दों का हम सामान्यतः अर्थ निकाल सके, जैसे कि घड़ी, चाकू, कैंची, है ना, दीवार, टूथब्रश, कैमरा, मोबाइल। और निरर्थक शब्द हो जाते हैं कभी कभी हम लोग अपनी सामान्य बोलचाल में सार्थक शब्दों के साथ निरर्थक शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, तो उन शब्दों के साथ प्रयोग करेंगे तो अर्थ निकल पाएगा। लेकिन यदि ऐसे उन शब्दों का प्रयोग करें तो कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि मैंने बोल दिया, और खाना वाना खा लिया, तो खाना तो सार्थक शब्द हो गया, लेकिन जो वाना मैंने जोड़ दिया वो कैसा है, निरर्थक शब्द है। जैसे मैंने बोल दिया, अरे आपने अभी तक शादी वादी नहीं की, तो शादी तो ठीक है, लेकिन बच्चे वादी जो है वो कोई अर्थ आपका नहीं प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से जो सार्थक शब्दों के साथ जो जुड़ जाते हैं वो आपके निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आंसर की यदि हम बात करें तो कहता है वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त शब्द कहलाता है। तो इसका यदि हम सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर तुम्हारा क्या बन जाएगा, वाक्य के अंग के रूप में प्रयुक्त शब्द। तो अभी मैंने बताया क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर 35 का हो जाएगा, सेकंड नंबर। इसके बाद देखो 36 का, निम्नलिखित में से घाट घाट का पानी पीना। बहुत सरल मुहावरा है, आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा। तो घाट घाट के पानी पीने का मतलब क्या हो गया कि तरह तरह का अनुभव प्राप्त कर रखा है। अर्थात जैसे मैं कह सकता हूँ कि मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए, अर्थात मैंने बहुत अनुभव कमाया है ना। 37 नंबर का देखेंगे, माँ ने मुझसे सब्जी मंगाई। बहुत सरल है, आपका वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 38 नंबर देखें, विलोम शब्द दे रखे हैं। आदि का आपको पता है, अंत होता है, यही लोक का परलोक, उत्कर्ष का अपकर्ष और आचरण का दुराचरण। तो इस प्रकार से 38 का कूट नंबर दूसरा सही होगा। 39 नंबर की बात करें तो यहाँ पर बेटा पर्यायवाची शब्दों का मेल था। जैसे आग दे रखा था, तो आग का आपको पता है क्या होता है, अग्नि नल पावक होता है। इसी प्रकार से पत्थर की बात करें तो पत्थर का प्रस्तर, पाहन, उपल, ये सब तो पर्यायवाची होते हैं, है ना। इसके बाद आपका जैसे दे रखा कोयल, तो कोयल को जैसे कोकिला बोल देते हैं, बसंत दूत बोल देते हैं, ये आपके कोयल के पर्यायवाची है। पिक हो गया। और इसके बाद जैसे गंगा आपको पता ही है, मंदाकिनी, देव नदी, जानवी, है ना, ये सब आपकी सुरसरी, ये आपकी सब गंगा के पर्यायवाची है। तो सूची को जब मिलाएंगे तो आग का हो जाएगा अनल, पत्थर का हो जाएगा पाषाण, कोयल का हो जाएगा पिक, और गंगा का हो जाएगा भागीरथी। इस प्रकार से 39 नंबर का तीसरा कूट आपका सही हो जाएगा बच्चों। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पदबंध जो है विशेषण पदबंध चुनने को बोल रहा था। तो विशेषण पदबंध की बात करें तो आपको पदबंध की बात करें तो पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है इसमें, उसको जब बताएंगे तो वहां पे हम और डिस्क्राइब कर देंगे। फिलहाल देख लेते हैं पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण और आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, ये आपके 4 पदबंध होते हैं। और पदबंध की परिभाषा तो आपकी क्लियर ही हो गई ना, 2 या 2 से अधिक पदों को मिलाने पर एक पदबंध का निर्माण होता है। तो
फिलहाल क्वेश्चन विशेषण पदबंध चुनने को बोल रहा था, तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाना है थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि संज्ञा पदबंध की बात करें हैं, तो संज्ञा पदबंध की बात करें तो हम कह सकते हैं जब उस प्रॉपर पदबंध में या उस प्रॉपर वाक्य में संज्ञा के अधिक से अधिक शब्द हो, ठीक है, यानी कि संज्ञा के पदों का क्या बल ज्यादा हो तो फिर वो कहलाएगा संज्ञा पदबंध। जब किसी वाक्य में सर्वनाम शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ हो या सर्वनाम शब्द एक साथ कई जगह आए हो और सर्वनाम का बल उस वाक्य में पड़ रहा हो तो सर्वनाम पदबंध। इसी प्रकार से विशेषण शब्द का पदबंध ज्यादा हो या इसका बल पड़ रहा हो विशेषण शब्द का उस वाक्य में तो विशेषण। इसी प्रकार से क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के रूप में जैसे मैंने बोल कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो अयोध्या के राजा दशरथ, देखो लगातार आपकी क्या आ गया संज्ञा शब्द आ गया ना, संज्ञा का एक गुच्छ आ गया, तो फिर इस प्रकार से शब्द क्या बन जाएगा संज्ञा पदबंध बन जाएगा। इसके हिसाब से इसके बाद जैसे कि उदाहरण बोल दे, जैसे बोल दे कि नदी कलकल करती बहती रहती, यहाँ पर बच्चे क्रिया कर लेना, क्रिया, ठीक है, क्रिया पदबंध होता है। जैसे बोल दिया जाए नदी कलकल करती बहती है, तो अब यहाँ देखो कलकल करती बहती है, यहाँ पर क्रिया शब्दों की विशेषता ज्यादा है, अर्थात क्रिया शब्द अधिक से अधिक आए और क्रिया के आधार पर उस वाक्य में बल पड़ रहा है तो वो क्रिया पदबंध हो जाता है। इसी प्रकार से क्रिया विशेषण के आधार पर पड़ेगा तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि बोल दिया जाए सुबह से शाम तक वह मैच देख रहा है, तो सुबह से शाम तक ये आपका क्या हो जाना है क्रिया विशेषण पदबंध हो जाना है। कितने पदबंध होते हैं 4 होते हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, इसके बाद आपका क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 40 नंबर की बात करें तो 40 नंबर में तुम्हारा तेज चलने वाली गाड़ियां, देखो ये तुम्हारी तेज चलने वाली गाड़ियां विशेषण पदबंध हो गया है ना। इसके बाद बात करें तुम्हारा कि वह व्यक्ति ध्यान में मग्न था, ठीक है। इसके बाद बात करें मुझे अब आगे को कौन पूछता है, तो इसका 40 नंबर का तुम्हारा कौन सा सही हो जाना है 40 नंबर का तीसरा नंबर सही हो जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वसंधि के उदाहरण है। बच्चों संधि टॉपिक इतना सरल है, इतना सरल है, जब आप हमसे पढ़ेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि 5 मिनट में, केवल 5 मिनट में आप जो है संधि के आंसर बता लेंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं, जब वीडियो बनाऊंगा तो आप खुद देख पाइएगा, आपको संधि एक भी ना आती है और 5 मिनट के अंदर आप जो है संधि बता देंगे कि ये संधि किस प्रकार से संधि का विच्छेद होगा। फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा वो समझ लेते हैं। बात करें तो आपको पता है कितनी संधि होती है, 3 संधियां होती है, स्वसंधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और वर्णों का मेल तुम्हारा संधि कहलाता है। स्वसंधि के कितने भेद होते हैं 5 होते हैं, कौन कौन से होते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें, हम यहाँ पे थोड़ा सा दीर्घ संधि का वर्णन करेंगे क्योंकि दीर्घ संधि के 2 से 3 है। दीर्घ संधि की यदि पहचान की बात करें तो बेटा कहीं पर वाक्य में बड़ा बड़ी बड़ा दिख जाए तो समझ जाना है कि वो संभवतः कौन सी संधि हो सकती है, दीर्घ संधि हो सकती है, ठीक है। समान स्वरों का जब मेल होता है तो फिर वहां से कौन सी संधि का निर्माण होता है, दीर्घ संधि का। अगर ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन में बेटा जैसे कि आपका दे रखा है परमार्थ, तो परमार्थ को यदि आप तोड़ोगे तो क्या टूटेगा, परम धन अर्थ, है ना। किसका किसका मेल हो रहा है, 2 आ का मेल होके बड़ा आपका दे रहा है। इसके बाद आपका कौन सी संधि निकल के आगे, दीर्घ संधि, किसके अंतर्गत, स्वर संधि के अंतर्गत। इसके बाद नेक्स्ट आपका दे रखा है कपीस, तो कपीस भी क्या टूट जाएगा, कपिधनीस, है ना। तो छोटी का बड़ी से मेल हुआ और उसने आपको बदले में दिया क्या, बड़ी दिया, तो बड़ी की पहचान में कौन सी, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के अंतर्गत स्वसंधि। इसके बाद आपका दे रखा है जगदीश, जगदीश, तो बेटा ये थोड़ा सा अलग होगा, जब नियम आपको बताएंगे तो समझ में आएगा। इसका टूटेगा जगत धनीश, ठीक है। और आपका दे रखा है तल्लीन, तो तल्लीन में क्या है, ला का जो है तल्लीन में टूट जाएगा तत् धनी, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम द्वित्व व्यंजन बोल सकते हैं। जब एक समान वर्ण क्या हो, समान वर्ण का आधा और उसी का पूरा जुड़े आके, तो फिर इस प्रकार से जो शब्द बनते हैं तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, वो आपके शब्द द्वित्व व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे तल्लीन है, उल्लास है ना। जैसे हमने और शब्द लिख दिए सज्जन, तो ये आपके द्वित्व व्यंजन होते हैं। जब
आधा वर्ण और उसी का पूर्ण वर्ण आपस में जुड़ा हो तो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इसके बाद तल्लीन के बाद क्या दे रखा है, रत्नाकर। तो रत्नाकर को यदि तोड़ोगे तो क्या बनेगा, रत्न धन आकर। रत्न का मतलब तो आपको सभी को पता है ना, आभूषण होते हैं, जेवरात होते हैं, है ना। और आकर का मतलब यदि हम बात करें तो आकर का मतलब क्या होता है, आकर का मतलब हम कह सकते हैं कि जहां पे उत्पत्ति हो, ये उत्पत्ति जिससे हो, जैसे कह सकते हैं रत्न की जहां पे उत्पत्ति होती है यानी कि संग्रह जहां पर हो या खनन हो तो वो आपके कहलाता है रत्नाकर। तो आपको पता है रत्नाकर किसे कहा जाता है, समुद्र को कहा जाता है ना। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो ये दोनों बेटा व्यंजन संधि हो गई, ठीक है। और ये भी बड़ा बड़ा छोटा बड़ा से मिलकर बढ़ा दिया तो ये भी तुम्हारी कौन सी बन गई, दीर्घ संधि। तो परमार्थ, कपीस और रत्नाकर ये तीनों तुम्हारी बन गई कौन सी संधि, दीर्घ संधि, ठीक है। और ये दोनों बन गई व्यंजन संधि। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन आपसे कह रहा था स्वर संधि के उदाहरण। दीर्घ संधि मतलब स्वर संधि तो आपका ये तीन आपके चले गए स्वर संधि में। अब इस आधार पर तुम्हारा सही हो जाएगा ए बी ई, जो सही आंसर 41 का वो है ए बी ई। लेकिन यदि आप ऑप्शन में देखेंगे तो ए बी ई का कोई बेटा ऑप्शन ही नहीं है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम बात करें तो बेटा ऑप्शन कोई नहीं सही कर सकते हैं, है ना। गलत क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। यहाँ पर जो सही होगा वो ए बी ई होगा क्योंकि जगदीश और तल्लीन आपका व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब आयु बेटा कोई भी सही कर सकता है लेकिन हम आपको सही आंसर देना चाहेंगे तो यहाँ पर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। सही आंसर ए बी ई है जो कि आपका दीर्घ संधि के अंतर्गत स्वर संधि है, ठीक है। इसके बाद 42 नंबर देखें तो 42 में कहता है निम्नलिखित वाक्य में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो आपके 2 से 3 विराम चिन्ह दिख रहे हैं। विराम चिन्हों की बात करें तो विराम चिन्ह क्या कर सकते हैं, विराम का अर्थ ही होता है क्या, ठहराव। जब किसी वाक्य को पढ़ते समय या भाषा को पढ़ते समय में ठहराव की आवश्यकता हो या भाषा में हमें सजीवता लानी हो या भाषा को हमें क्या करना हो, सजाना हो, तो फिर हम किसका प्रयोग करते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। हिंदी भाषा में कुल कितने विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है, 20 विराम चिन्हों का। दिए किसके द्वारा गए, कामता नाथ जी द्वारा इन विराम चिन्हों को दिया गया, ठीक है। एक अलग से टॉपिक पढ़ेगा विराम चिन्ह और विराम चिन्ह में, वहां से हम पूरा ये सेक्शन खत्म करेंगे विराम चिन्ह का। 20 विराम चिन्ह का बारी बारी से वर्णन करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग देख लेते हैं। एक तो आपका ये साइन है, आपको पता है एक्सक्लेमेटरी या फिर विस्मयादिबोधक साइन होता है और इसका प्रयोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग जब हमें अपने मनोभाव का हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा का बोध कराना हो तो आपका विस्मयादिबोधक का प्रयोग होता है। दूसरा आपका दे रखा है ये छोटा सा, तो ये इसके बेटा कई नाम होते हैं, है ना। आपको पता है इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको आपका योजक चिन्ह बोलते हैं, इसको आपका संयोजक चिन्ह बोलते हैं, इसको आपका सामासिक, है ना, सामासिक पद बोलते हैं, डैश चिन्ह बोलते हैं। ये आपके इसके नाम है, इसको कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका एक साइन दे रखा है, सभी को पता है, ये आपका पूर्ण विराम। वाक्य में जब हमें पता चले वाक्य का अंत हो रहा है, कार्य की समाप्ति हो रही है, तो फिर ये पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो 42 में आपके तीन चिन्हों के नाम क्रमशः विस्मयादिबोधक, पूर्ण विराम और योजक है। तो आंसर जो सही होगा 42 का चौथा, ए सी ई। इसके बाद दोस्तों 43 में चलते हैं। 43 में सर्वनाम की बात करें, अभी मैंने बताया था सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बेटा, 6 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, है ना, प्रश्नवाचक, निजवाचक, इस प्रकार से सर्वनाम के भेद होते हैं। तो यहाँ पर भेदों के आधार पर पूछ रहा है। तो जैसे कि सबसे पहले आपको दे रखा है पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना, पुरुषवाचक। इसमें कौन कौन सा होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके बाद आपकी होती है निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बाद होती है आपकी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है? इसके बाद होती है आपकी प्रश्नवाचक, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें तुम्हारे जैसे कि पुरुषवाचक में जैसे पूछे क्या, उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष का मतलब जब वक्ता का बोध करा, वक्ता मतलब जैसे बोलने वाला, जैसे मैं, मुझे, हम, हमें, है ना, इस तरह से। इसके बाद मध्यम पुरुष में क्या, श्रोता का बोध करा। श्रोता मतलब सुनने वाला, जैसे तू, तुझे, तुझको, तुम्हारे, है ना, तुमसे या आपसे, ये बीच में चला जाएगा। इसके बाद अन्य में बात करें तो अन्य में तुम्हारे 2 शब्द आ जाते हैं, यह और वह। निश्चय बात करें जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराए तो इसमें भी 2 शब्द आते हैं, याद रखना, यह है और वह। जब अन्य में जाओगे यह और वह तो ये अलग हो गया, ठीक है।
और यहाँ पर यदि बात करें, जैसे बोलते हैं ये पुस्तक तुम्हारी है, तो पुस्तक की निश्चितता का बोध करा रहा है तो निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक जो किसी वस्तु की अनिश्चितता का बोध करे, हमें कंफर्म ना हो, जैसे कि हमने लिख दिया कोई घर में कोई आया है या दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो क्या है हमें पता नहीं है तो निश्चय। या फिर बोल दें कि दूध में कुछ गिर गया है, तो ये दोनों से तुम्हारे अनिश्चयवाचक हो जाते हैं। प्रश्नवाचक में बात करें तो तुम्हें पता है, क्या, कौन, है ना। निज मतलब होता है अपनत्व का बोध करा, जैसे कि स्वयं, यह काम स्वयं ही कर लो, यह काम आप ही कर लो, तो ये हो जाता है निज। ठीक है, फिलहाल इतने ऑप्शन दिए हैं तो जल्दी से देख लो। निश्चयवाचक का मतलब मैंने बताया, जैसे तुम्हारे यह वह शब्द हो जाएंगे तो निश्चयवाचक। वह सीता का घर है, निश्चितता का बोध करा रहा है तो निश्चय में चला गया। प्रश्न में मेरे साथ कौन चलेगा, है ना, कौन तुम्हारा प्रश्नवाचक हो गया। इसके बाद मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं घर जा रहा हूँ, अभी मैंने बोला वक्ता का बोध करा है, बोलने वाला, तो मैं तुम्हारा वक्ता, और इसमें कौन सा हो गया तुम्हारा उत्तम पुरुष, और उत्तम किसके अंतर्गत चला गया, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद दिया वह शीला का घर है, हो गया। तो इस प्रकार से 43 का कूट नंबर कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, 43 का सही हो जाएगा ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो इस हिसाब से पहला नंबर यानी 43 का कूट नंबर फर्स्ट सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर अर्थालंकार नहीं है। आपको पता है कि अलंकार की बात करें तो अलंकार क्या कहते हैं, किसी काव्य की विशेषता बताने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी कि कोई काव्य है और उसको काव्य को हम अलंकार के द्वारा क्या कर सकते हैं, सुसज्जित कर सकते हैं, सजा सकते हैं। जिस प्रकार गहने पहनने से एक स्त्री की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार से किसी काव्य की शोभा बढ़ जाती है। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्द के आधार पर या शब्द के द्वारा किसी काव्य की शोभा बढ़ाई जाए शब्दालंकार, अर्थ के द्वारा किसी काव्य की शोभा बढ़ाई जाए अर्थालंकार, और जो शब्दों और अर्थों दोनों के द्वारा किसी काव्य की शोभा बताई जाए बेटा, तो वो तुम्हारा कौन सा अलंकार कहलाता, उभयालंकार। शब्दालंकार की बात करें तो आपको पता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, है ना, ये तुम्हारे चले जाते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार में बात करें तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना, अनन्वय अलंकार, प्रतीप अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उल्लेख अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, ये सब तुम्हारे अर्थालंकार में हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन केवल इतना कह रहा था अर्थालंकार नहीं है, तो बेटा आपको दिख रहा है साफ साफ यमक अलंकार जो है शब्दालंकार है, बाकी तीनों अतिशयोक्ति, उपमा और रूपक किसके भेद हैं, ये आपके भेद हैं अर्थालंकार के। तो 44 का दूसरा नंबर सही हो जाएगा। 45 में बोलते हैं, कहता है संगत युग्म। इसमें देखो, इसमें आपका क्या दे रखा है, इसमें आपका लिंग दे रखा है, एक पुल्लिंग। हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के होते हैं, मतलब तीसरा कौन सा, नपुंसक। तो यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। तो ठाकुर का आपको पता है ठकुराइन हो जाता है, सही है ना, आइन प्रत्यय बना हुआ है। इसके बाद लाला का क्या हो जाता है, ललाइन, है ना, मास्टर का मास्टराइन, बनिया का बनियाइन, सही है। सेठ का सिठानी नहीं होता दोस्तों, सेठ का क्या होता है, सेठानी होता है, ये आनी प्रत्यय जुड़ा है। सेठ का क्या होता है, सेठानी। जैसे कि आपने पढ़ा होगा देवर, है ना, क्या हो जाता है, देवरानी, है ना। जैसे कि जेठ क्या हो जाता है, जेठानी। इस प्रकार से सेठ का क्या बनेगा, सेठानी। तो सही आपका क्या छाटना था, गलत छाटना था, तो ये वाला ही गलत होगा, क्योंकि वहां पर क्या लिखा है, सीठानी लिखा है ना। तो 45 का पहला नंबर आंसर होगा। 46 की बात करें, वर्तनी की शुद्धि के आधार पर सही विकल्प छाटना, तो सन्यासी शब्द था बच्चों। यहाँ पर तुमको ध्यान देना है कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हमको लगता है कि हमने सही लिखा हुआ है, लेकिन वो आपके क्या होते हैं, वर्तनी के आधार पर गलत होते हैं, है ना। जैसे कि छोटा सा ही शब्द ले लो, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। जैसे कि हमको नई लिखना है, तो नई बेटा हमको ऐसे लिखेंगे। अगर हमने ये लिख दिया तो ये प्राचीन भूलसाल में है, तो ये वर्तनी के आधार पर ये क्या हो जाना है, गलत हो जाना है ना। जैसे कि तुम्हारा ज्योत्सना, है ना, तो ये शब्द ऐसे हैं कि जो आपको क्या करने, पढ़ने ही पढ़ने, आपकी गलती इनमें होनी ही होनी स्वाभाविक है। जैसे कि आपको उज्जवल लिखना है, तो उज्जवल भी आप लोग क्या कर देते हो, गलत लिख देते हो। उज्जवल बेटा कैसा लिखा जाता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि अंतर ध्यान लिखना है तो आपको अंतर ध्यान लिखते हैं, अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर धान होता है। ठीक है, हिरण्य कश्यप नहीं होता है, हिरण्य कश्यपु होता है। तो ये आपकी वर्तनी है, इसको भी हम एक टॉपिक में अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो सही हमने लिख दिया सन्यासी, अर्थात 46 का आपका कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा नंबर सही हो जाएगा। 47 नंबर समास की बात करते हैं, तो समास भी बेटा बहुत सरल है। समास का शाब्दिक अर्थ ही होता है संक्षेपीकरण,
है ना। जब दो या दो से अधिक पदों को संक्षिप्त रूप में लिख दें तो वो क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे कि मान लो छोटा सा उदाहरण लिख दे, जैसे लिख दे क्या कि 4 राहों का समूह, तो ये आपके क्या है, पद है ना। कितने पद है बेटा इसमें, 4 पद है ना। और इन पदों को संक्षिप्त रूप में लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, चौराहा। तो ये जो बन गया, ये आपका क्या बन गया, ये बन गया समास, और ये कहलाएगा समास विग्रह। ठीक है, पदों को, दो या दो से अधिक पदों को सूक्ष्म रूप में लिखने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, समास कहलाती है। भेदों की बात करें तो आपको पता है कौन कौन से भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास होता है ना। इसके बाद कौन सा होता है, कर्मधारय होता है, द्विगु होता है, द्वंद्व होता है ना, बहुव्रीहि होता है। ये आपके भेद होते हैं इस प्रकार से। तो फिलहाल ज्यादा चर्चा ना करके हम क्वेश्चन पे चलेंगे। यथाशक्ति में पूछा था कौन सा समास होता, तो यथाशक्ति तो हमने बताया था अव्यय। जब किसी समास में क्या दिख जाए, अव्यय दिख जाए, तो समझ जाना वही कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। जैसे कि आमरण, मरने तक, ये तुम्हारा अव्यय दिख गया ना। जैसे लिख दिया विवाहोपरांत, विवाह के उपरांत, है ना। तो उपरांत भी एक प्रकार का क्या होता है, अव्यय होता है। तो अव्यय तो तुम्हें पता ही है अव्यय क्या होता है ना, जिन पर जो है लिंग और वचन के आधार पर जो है, कारक लिंग वचन के आधार पर इन शब्दों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो आपके अव्यय कहलाते हैं। निपात भी एक प्रकार का क्या होता है, अव्यय होता है। वैसे अव्यय कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषयादि बोधक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अव्ययीभाव समास हो गया, निकल आया आपका आंसर। इसके बाद कहता है 48, मेरा बड़ा भाई हमारे परिवार में सबसे पहले उत्पन्न। जो पहले उत्पन्न बड़ा भाई मतलब कौन कहलाता है, बड़ा भाई कहलाता है अनुज। ठीक है, 49 नंबर देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य। ये बेटा शुद्ध वाक्य कई प्रकार के होते हैं, एक अलग से बहुत अच्छा टॉपिक है। यदि आप पढ़ोगे तो अशुद्धि, पदक्रम की अशुद्धि होती है, संज्ञा की अशुद्धि, सर्वनाम की अशुद्धि, वचन की अशुद्धि, लिंग की अशुद्धि, है ना। इस प्रकार से और कौन सी अशुद्धि होती है, अनुपयुक्त अशुद्धि होती है ना। तो पूर्णोक्ति दोष अशुद्धियां होती है, कई प्रकार की अशुद्धियां होती है। इसको बारी बारी से टॉपिक वाइज हम चर्चा करेंगे आगे चलकर। फिलहाल के लिए क्वेश्चन देख लें, तो आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। आपका सही लिखा हुआ है, भोजन के पश्चात उसने कई गिलास पानी पिया, सही लिखा है। रेल के कई डिब्बों में अच्छे जगहों पर यात्री बैठे हैं, सही है। गलत आपका क्या हो गया, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। कैसे गलत हुआ, ये पदक्रम की अशुद्धि है। सही आंसर इसका हो जाएगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। जैसे कि मैंने लिख दिया कि क्या, कि गाय को काटकर गाजर खिलाओ, गलत हो गया बच्चों। क्या होगा, गाजर को काटकर गाय को खिलाओ। ठीक है, जैसे कि हमने लिख दिया एक फूल की माला दे दो, नहीं, फूलों की एक माला दे दो। जैसे बोल दिया जाए यहाँ ताजा गाय का दूध मिलता है, नहीं, यहाँ गाय का ताजा दूध मिलता है। तो किस प्रकार की शुद्धि है, पदक्रम की शुद्धि है। तो सही इसका ऑप्शन क्या होगा, 49 का सेकंड नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन, 9 दिन चले अढ़ाई को, सभी को पता है बहुत धीमी गति से काम करना, अर्थात सुस्त होना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। यानी कि 26 से 50 क्वेश्चन का डिस्कस हमने आपको हिंदी का जो सेशन था वो हमने आपको कंप्लीट करा दिया है ना। इसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपकी क्या कंप्लीट कराई जाएगी, मैथ्स की कंप्लीट कराई जाएगी, जो आपके सर मैथ कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद आपके सर आएंगे जो आपकी इंग्लिश कंप्लीट कराएंगे। इस प्रकार से हम चारों सेशन की चर्चा करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी की, और आप आंसर मिला सकते हैं। दोस्तों फिर से वही निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हमारे साथ यूं ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।